अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन दो बिंदुओं पे चर्चा हो चुकी है। अब हम न्यायपालिका की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि व्यवस्थापिका की सत्ता का ह्रास तथा कार्यपालिका की सत्ता में वृद्धि। एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है जिसमें एक दूसरे के सब जुड़े होते हैं, एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करते हैं, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते। फिर भी कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें लगता है कि व्यवस्थापिका की शक्ति में गिरावट आ रही है और कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हो रही। वो कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। व्यवस्थापिका की सत्ता और कार्यपालिका की सत्ता, इन दोनों में किस में गिरावट आ रही है और किस में वृद्धि हो रही है। तो सामान्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो व्यवस्थापिका की सत्ता में गिरावट आ रही है और कार्यपालिका की सत्ता में वृद्धि हो रही है। वह कैसे हो रही है, वह कौन कौन सी बिंदु हैं, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है साधारण योग्यता के व्यक्तियों का चुनाव। साधारण योग्यता के व्यक्तियों का चुनाव। चुनाव में आप जानते हैं कि कौन लोग प्रतिभाग करते हैं। व्यवस्थापिका उन्हीं से बनती है जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं या जो मनोनीत प्रतिनिधि हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं उनके प्रति सामान्यतः स्थितियाँ क्या होती है उस पर हम चर्चा करते हैं कि साधारण योग्यता के व्यक्तियों का चुनाव किस प्रकार से होता है। जैसे 2 तरह का निर्वाचन होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन वो है जिसमें आम जनता प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन वह है जिसमें जनता किसी का चयन करती है या निर्वाचित करती है, चुनाव करती है, और वह जनप्रतिनिधि फिर अन्य जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से आम जनता, आम मतदाता उसमें हिस्सा नहीं लेता। उसके मतदाता खास मतदाता होते हैं, आम मतदाता नहीं होते। साधारण व्यक्ति क्यों बात आ रही है? प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग अलग योग्यताएं निश्चित हैं, जिसमें कुछ योग्यताएं कॉमन हैं। जैसे वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, पागल या दिवालिया न हो, और क्या है, आय किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्य न कर चुका हो। ये सामान्यतया है, कॉमन है, सभी प्रत्याशियों के लिए है। उम्र अलग अलग हो सकती है, उम्र अलग अलग हो सकती है कि सांसद किस उम्र का बनेगा, राष्ट्रपति किस उम्र का बनेगा और ग्राम प्रधान किस उम्र का बनेगा, इसमें उम्र का अंतर हो सकता है। आम मतदाता के लिए योग्यता एक ही है। मतदाता की योग्यता भी हमें जानना चाहिए। सामान्य तौर पर होता क्या है कि लोग प्रत्याशियों की योग्यता तो जानते हैं, लेकिन मतदाता की योग्यता की चर्चा भी नहीं होती। मतदाता की योग्यता के लिए भी आवश्यक है, जैसे प्रत्याशियों के लिए आवश्यक है वह भारत का नागरिक हो, उसी तरह से मतदाता भी, जैसे भारतीय चुनाव की हम बात करें, भारतीय संविधान की दृष्टि से अगर हम चुनाव की बात करें तो मतदाता वही होगा जो भारत का नागरिक होगा और उसकी कम से कम उम्र 18 वर्ष हो। अर्थात चाहे वह कोई भी स्त्री या पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है या वह पूरा कर चुका है, तो ऐसी स्थिति में वह मतदाता हो सकता है। नंबर 1 भारत का नागरिक हो और 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो। नंबर 3 पागल या दिवालिया न हो। नंबर 4 सजा याफ्ता न हो। एक निश्चित अवधि तक से अधिक अगर सजा याफ्ता है तो उसके मतदाता होने पर भी रोक लग सकती, ठीक है ना।
इस प्रकार से हाँ, उसमें एक चीज़ और भी जानने योग्य चीज़ है कि आखिरकार भारत का नागरिक क्या अन्य क्षेत्रों में भी मतदाता हो सकता है? भारत का नागरिक, जैसे मान लो कि वह ओबरा में रहता है, ओबरा से वह लखनऊ चला गया, दिल्ली चला गया, कोलकाता चला गया, तो क्या वहाँ का भी वह मतदाता हो सकता है? यह विचारणीय बिंदु। हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है, हम सब कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक। हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के किसी भी क्षेत्र में हम मतदाता हो सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त है। शर्त क्या है? कि हमारी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई हो और मतदाता सूची में नाम हो, मतदाता सूची में नाम हो, और कोई न कोई पहचान पत्र हमारे पास हो, पागल या दिवालिया न हो। और कैसे हो जाएंगे दूसरे क्षेत्र के मतदाता? उसकी जो नियमावली है उसको आप जानिए सूक्ष्मता से कि कोई भी भारत का नागरिक संपूर्ण भारत क्षेत्र में लगातार निरंतर 6 महीने तक वह वहाँ निवास करता है, तो वहाँ के मतदाता सूची में उसका नाम खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, इतना ज़रूर है कि जब उसका नाम उस स्थान पर जहाँ पर निवास करता है उस मतदाता सूची में आ जाएगा, तो इसके पूर्व की मतदाता सूची से उसका नाम कट जाएगा। 2 जगह पर एक साथ, 2 या 2 से अधिक स्थानों पर एक साथ मतदाता सूची में नाम नहीं हो सकता। ठीक है ना? यह जानकारी होनी चाहिए। अक्सर विवाद पैदा हो जाता है कि आखिरकार यह व्यक्ति यहाँ का मतदाता कैसे है? अगर वह यहाँ लगातार 6 महीने तक रह रहा है, भारत का नागरिक है, 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है, पागल या दिवालिया नहीं है, तो वह मतदाता हो सकता है। ठीक है ना? यहाँ पर बात हो रही है साधारण योग्यता के व्यक्तियों का चुनाव। कभी कभी क्लास में कोई बात पूछी जाए तो हो सकता है कि सभी विद्यार्थी उसका जवाब गलत दें। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसे मान लो पूछ दिया जाए कि 2 दूना कितना होता है, तो सामान्य तौर पर आप 4 बता सकते हो, लेकिन हो सकता है कि जवाब उदाहरण के तौर पर कोई 3 बता दे, कोई 5 बता दे। क्या वह सही हो जाएगा? नहीं होगा। कुछ इसी तरह से जब लोकतंत्र में जब चुनाव होता है, हालांकि जनता जनार्दन है, जो जनता फैसला करती है वही सर्वोपरि, पर उसमें यह गुंजाइश रहती है कि निश्चित तौर पर जो साधारण योग्य व्यक्ति है, जो विशेष योग्य व्यक्ति है, वह इस चुनाव के पचड़े से भागता है, चुनाव में सहभागिता नहीं देना चाहता, चुनाव से बचता है, चुनाव पे चर्चा जरूर करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतदान भी नहीं करते। ठीक है ना? मतदान प्रतिशत आपने देखा होगा कब तो बढ़ रहा है लगातार। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं जब विशेष व्यक्ति, जब योग्य व्यक्ति चुनाव में सम्मिलित नहीं होगा, चाहे वह प्रत्याशी के रूप में, चाहे मतदाता के रूप में, तब तक योग्य व्यक्तियों का चयन संभव नहीं है। इसलिए कहा गया कि साधारण योग्यता के व्यक्तियों का चुनाव किसमें? व्यवस्थापिका में। किसमें? व्यवस्थापिका में। और दूसरी तरफ आप देखो कि जो कार्यपालिका का चुनाव है, कार्यपालिका उनसे भी बनती है जो हमारी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। एक तरफ अत्यधिक योग्य व्यक्ति और एक तरफ कम योग्य व्यक्ति, अयोग्य हम नहीं कर सकते, कम योग्य व्यक्ति, और एक तरफ अत्यधिक योग्य व्यक्ति। इस प्रकार से जहाँ अत्यधिक योग्य व्यक्ति है तो स्वाभाविक है तो उसकी शक्तियों में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? जैसे हम कहीं जा रहे हैं, किसी को एक को पता है कि वो अमुक स्थान पर पहुंचने के लिए अमुक रास्ता का प्रयोग हम कर सकते हैं। 2 व्यक्ति हैं, एक को नहीं पता और एक को मालूम है, तो मत तो किसका है? जिसको रास्ता पता है, जो योग्य व्यक्ति है, उसके साथ उसको चलना पड़ेगा। इसलिए व्यवस्थापिका में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसमें साधारण योग्यता के व्यक्तियों का चुनाव हो जाता है, और जो अधिकतम योग्य व्यक्ति हैं वे चुनाव के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए कम योग्य व्यक्ति व्यवस्थापिका में चुनकर चले आते हैं, और जो सरकार की नीतियां होती हैं, ठीक है ना, उस पर वे अपना बेहतर दृष्टिकोण नहीं रख पाते। इस कारण से व्यवस्थापिका
की जो सत्ता है उसमें गिरावट आ रही है और कार्यपालिका की सत्ता में वृद्धि हो रही है। नंबर 2, जन कल्याणकारी राज्य की धारणा। जन कल्याणकारी राज्य की धारणा। आधुनिक काल में जन कल्याणकारी राज्य की धारणा के कारण राज्य के कार्य बहुत अधिक बढ़ गए। इन बढ़े हुए कार्यों को कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। कौन करता है इसको? कार्यपालिका। हिंदुस्तान को उदाहरण के तौर पर रख लीजिए। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो करीब 35-40 करोड़ आबादी थी यहाँ की। कितनी थी? 35-40 करोड़। अब कितनी है? करीब 130 करोड़ आबादी हो गई। 130 135 132 एकाध करोड़ बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत? आप समझ सकते हो कि करोड़ की आबादी कितनी होती है। लेकिन जिस गति से आबादी बढ़ रही है, 130 करोड़ के लगभग आबादी हिंदुस्तान की इस समय हो चुकी। कहाँ 30 करोड़ 35 करोड़, कहाँ 130 करोड़। अंतर हुआ कि नहीं हुआ? अंतर हो गया। व्यवस्थापिका में जनप्रतिनिधियों की संख्या कमोबेश उस गति में नहीं बढ़ी। बढ़ी? नहीं बढ़ी। आबादी बढ़ गई। जो जनाकांक्षा है, जो आम जनता की इच्छा है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करना है। अब पूरा कौन करता है? कार्यपालिका। कौन पूरा करता है? कार्यपालिका। कार्य करने का काम कार्यपालिका का है। कार्यपालिका ही उसको पूरा करती है। इसलिए स्वाभाविक है कि जो व्यवस्थापिका है उसकी सत्ता में क्या होगी? गिरावट आएगी। महत्व किसका बढ़ेगा? जो काम करेगा, जो कार्य करेगा, जो मौके पर मौजूद रहेगा, जो लोगों की बातों को सुनेगा और उसका निदान करेगा। व्यवस्थापिका निश्चित तौर पर विधि का निर्माण करती है और उस विधि के तहत ही कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर क्षेत्र में कार्य करने का कार्य कार्यपालिका के माध्यम से किया जाता है। इसलिए व्यवस्थापिका की सत्ता में गिरावट आ रही है और कार्यपालिका की सत्ता में वृद्धि हो रही है। अगला है नंबर 3 में दलीय पद्धति। दलीय पद्धति। दलीय समझ रहे हैं ना? ये जो राजनीतिक दल है। कौन से दल? राजनीतिक दल। भारत को अगर हम ध्यान में रखें तो राष्ट्रीय दलों में कौन कौन से हैं? भारतीय जनता पार्टी है ना, और कौन है? राष्ट्रीय कांग्रेस, और कौन है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। फिलहाल मुझे लगता है अभी बहुजन समाज पार्टी भी है। यह सब राष्ट्रीय पार्टियां, ठीक है ना? ये राष्ट्रीय पार्टियां। तो संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत प्राप्त दल की सरकार बनती है। बहुमत तो आप जानते हो, बहुमत दल आधे से अधिक जिसको समर्थन प्राप्त है उसकी सरकार बनती है। और सरकार बनने के बाद अब देखो क्या होता है उसमें। सरकार तो बन गई उनकी, जो आम जनता के द्वारा चुन कर के आए उनकी सरकार बन गई। आधे से अधिक हो गए, उनकी सरकार बन गई। लेकिन उसको मूर्त रूप कौन देता? कार्यपालिका। कौन मूर्त रूप देता? कार्यपालिका। इस प्रकार से जो दलीय पद्धति है, आधे से अधिक, हालांकि उसमें दल की चर्चा नहीं है, उसमें यह चर्चा है कि बहुमत जो सदस्य संख्या है वह आधे से अधिक, आधे से अधिक। इस प्रकार से दलीय पद्धति के कारण भी व्यवस्थापिका की जो सत्ता है उसमें गिरावट आ रही है और कार्यपालिका की सत्ता में वृद्धि हो रही है। अगला है नंबर 4 में समस्याओं की जटिलता। समस्याओं की जटिलता।
आबादी कम थी, समस्याएं कम थी, आबादी बढ़ी, समस्याएं भी उसके साथ साथ बढ़ गई। अस्वाभाविक है कि जब समस्याएं बढ़ी तो समस्याएं जटिल हो, जटिल समस्या मतलब कठिन, हल तो करना ही है। और सामान्य तौर पर जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता? 5 वर्ष। जो व्यवस्थापिका से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए, ठीक है ना। और कार्यपालिका में 58 साल, 60 साल, 62 साल। अब आप समझो कि कोई व्यक्ति निर्वाचित होकर के आता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष। कोई व्यक्ति निर्वाचित होकर के आता है, उसका कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। और एक व्यक्ति है कि जब वह तैनात हो जाता है, वह किसी उम्र का हो सकता है, जो निर्वाचित प्रतिनिधि है किसी भी उम्र में, एक जो न्यूनतम उम्र है उसके बाद वह निर्वाचित होकर के आकर के 5 वर्ष तक प्रतिनिधि हो सकता है। फिर दोबारा अगर उसको प्रतिनिधि बनना है तो फिर से चुनाव लड़ना होगा। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष है, कुछ स्थानों पर 6 वर्ष भी है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, नियुक्ति जैसे होती है उनकी, किसी की नियुक्ति हो सकता है कि 22 साल में हो जाए, 25 साल में हो जाए। उसके बाद वो अपने 58 वर्ष तक, 58 वर्ष की आयु तक, 60 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक सरकार चाहे तो उनके कार्य को देखते हुए 2 वर्ष 3 वर्ष और भी बढ़ा सकती है, 65 वर्ष तक अपने कार्य को कर सकते हैं। यहाँ पे इस बात की चर्चा हो रही कि एक व्यक्ति की तैनाती महज 5 वर्ष के लिए, एक व्यक्ति की तैनाती उसके 58, 60, 62 उम्र तक। अनुभव किसके पास होगा? जो ज़्यादा समय तक कार्य करेगा, अनुभव उसी को बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो समस्याएं जटिल हैं उनको निदान करने की जो स्थिति बनती है, कहीं व्यवस्थापिका से कहीं अधिक कार्यपालिका की प्रभावी होती है। प्रभावी उसी की होगी जिसके पास अनुभव होगा, क्योंकि उसने देखा है इन सभी समस्याओं को। नंबर 5, प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन प्रदत्त व्यवस्थापन यह हम सब जानते हैं कि विधि बनाने का कार्य व्यवस्थापिका ही करती है, ठीक है ना। लेकिन विधि बनाने की जो प्रक्रिया है, विभिन्न प्रक्रिया है, उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं, या जो कार्यपालिका से जुड़े हुए अधिकारी हैं, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वही बनाएंगे तभी तो बनेगा। तो इस कारण से व्यवस्थापिका जरूर विधि का निर्माण करती है, परंतु उस विधि के निर्माण में कार्यपालिका से जुड़े हुए लोगों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इस कारण से भी व्यवस्थापिका की जो सत्ता है उसमें गिरावट आई है और कार्यपालिका की सत्ता में वृद्धि हुई है। नंबर 6, नियोजन। नियोजन, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग, योजना, ठीक है। नियोजन, किसी कार्य को कैसे किया जाए इसकी योजना बनाना और उस योजना को क्रियान्वित करना। इन दोनों काम किसका है? कार्यपालिका का। किसका है? कार्यपालिका का। स्वाभाविक है कि जनता के बीच में चाहे जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे टैक्स निर्धारण की कोई योजना हो, इसमें जब कार्यपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है तो स्वाभाविक है कि इसकी जो शक्तियां हैं या इसकी जो सत्ता है उसमें वृद्धि होगी। व्यवस्थापिका की सत्ता का ह्रास हुआ और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई। नियोजन, कार्य योजना बनाना या प्लानिंग, और ज़रूरी है कि आर्थिक विकास से तो हम योजना बनाएंगे। अभी आपको पता होगा कि जो नई हुकूमत बनी है केंद्र सरकार में, उसने नीति आयोग का गठन किया, ठीक है। इसके पहले नीति आयोग को क्या कहा जाता था? योजना आयोग कहा जाता था।
इसमें प्रमुख भूमिका किसकी है? कार्यपालिका की। किसकी है? कार्यपालिका की है। नंबर 7, कार्यपालिका के पास व्यवस्थापिका के विघटन की शक्ति। कार्यपालिका के पास व्यवस्थापिका के विघटन की शक्ति। कार्यपालिका के पास व्यवस्थापिका के विघटन की शक्ति। शक्ति है ना, शक्ति नहीं, शक्ति। भूमि होता है, लोग बोलते हैं भूमि, वैसे नहीं, शक्ति। ठीक है ना, जैसे लिखा हो वैसे पढ़िए, जैसे पढ़िए वैसे समझिए। अब देखो किस प्रकार से कार्यपालिका विघटन, समझ रहे हो ना? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, जबकि सैद्धांतिक रूप में क्या है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधि निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका करती है, इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है सैद्धांतिक दृष्टि से। व्यवहारिक दृष्टि में जो कार्यपालिका का प्रधान है राष्ट्रपति, वह व्यवस्थापिका को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। इस प्रकार से हम देखें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार व्यवस्थापिका की सत्ता का नियम तो एक बार बनाएंगे, नियम तो रोज बनाएंगे नहीं। जब हम नियम बनाएंगे तो उसमें हमारा महत्व अत्यधिक होगा, परंतु जब जो लोग नियम पे चलने वाले हैं, जब समाज में जाएंगे तो उनका महत्व अधिक होगा। ठीक है ना? बार बार अगर हमको नियम बनाना हो, नियम बार बार नहीं बनते, नियम जब जरूरत पड़ती है तब बनता है। और एक बार नियम जब बन जाता है, अब जैसे भारतीय संविधान को रख लो आप, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लगा। ठीक है, लेकिन कार्यपालिका की वर्किंग तो लगातार है, बीच बीच में भी संशोधन होते रहते हैं। ये ठीक बात है। इस कारण से व्यवस्थापिका की सत्ता में ह्रास हुआ है और कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हुई है।